यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपके सबका स्वागत है करके, ठीक है। चलिए, तो अब ये टॉपिक जो है ना वो लास्ट की मतलब बोल सकते हैं सांसें ले रहा है। अब तो छोटा सा थोड़ा सा बचा है इस टॉपिक में, ज्यादा कुछ बचा है नहीं। तो छोटू छोटू वाला इस टॉपिक में बच गया, बाकी सब हो गया। 80C हो गया, 80D हो गया, 80E हो गया, 80G हो गया करके, ठीक है। अब भाई साहब अपना थोड़ा सा इस टॉपिक को बचा है, बस उससे ज्यादा नहीं है। 4-5 सेक्शन बची है छोटी छोटी वाली करके, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अगली सेक्शन को बिना वेट किए, अगली छोटी सी सेक्शन है उसको अपन पढ़ लेते हैं। तो लिखिए बेटा, हेडिंग दे दीजिए। जब सेक्शन 80G पढ़ा तो 80GG बोलता है मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, तो लो तुमको भी पढ़ा लेते 80GG करके। तो यहां पे 80GG अगला लेक्चर लेऊंगा तुम्हारा ऑफलाइन, टेंशन मत लो, मैं ऑफलाइन लेने वाला हूं। TDS TCS पूरा ऑफलाइन, बस पुणे आऊंगा मैं तुम लोगों के लिए और मैं पुणे से लेक्चर लूंगा ऑफलाइन तुम्हारा, डोंट वरी, ठीक है। आज का और कल का लेक्चर सिर्फ ऑनलाइन है, फिर मैं ऑफलाइन, फिर मैं आपका लेक्चर कल मंडे को सिर्फ एक मतलब ये यहां से स्टूडियो से ले लूंगा, फिर मैं पुणे आऊंगा आपसे मिलने और वहीं पे पूरा TDS TCS टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो 80GG पे आ जाइए सब लोग, और 80GG हेडिंग दे दीजिए, रेंट पेड, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का कोई भाड़ा देते हो, भाड़े पे रहते हो आप, और भाड़े पे रहते हो और हाउस प्रॉपर्टी का भाड़ा देते हो, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा करके, ठीक है। चलिए, तो हाउस प्रॉपर्टी का आप भाड़ा देते हो, ब्रैकेट में लिखो HRA नॉट रिसीव्ड। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है, एक पता है HRA पढ़ा था कभी हमने 800 साल पहले HRA, तो जो हाउस रेंट अलाउंस नॉट रिसीव्ड वो नहीं मिल रहा है आपको, और HRA पढ़ा था हमने। और HRA कहां पे पढ़ा था? सैलरी में। आपको पता है HRA जो मिलता था उसमें एक एग्जेम्पशन मिलती थी 1013A की। कितनी एग्जेम्पशन मिलती थी वो? 40% और 50% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड -10% ऑफ द सैलरी, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो यहां पे एक डिडक्शन मिलेगा अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप भाड़े पे रहते हो। तो भाड़े पे रहते हो तो कुछ ना कुछ तो हमको डिडक्शन दो ना बाबू, हम भाड़े पे रह रहे हैं ना, तो कुछ तो रेंट का डिडक्शन दे दो अगर HRA का नहीं मिल रहा है तो यहां पे एक डिडक्शन मिलता है 80GG में। तो सबसे पहले लिखो एलिजिबल असेसी, कि एलिजिबल असेसी कौन होना चाहिए। लिखो एलिजिबल असेसी में इंडिविजुअल, एलिजिबल असेसी में इंडिविजुअल। दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, आपको डिडक्शन कितना मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन में बाबू यहां पे 3 चीजें हैं, तीनों में से विच एवर इज लोअर। 3 चीजें हैं, तीनों में से विच एवर इज लोअर। तो आपको यहां 80GG में इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा अगर उसको HRA नहीं मिलता है और वो बेचारा भाड़े पे रहता है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो देखिए, पहला ले लीजिए 5,000 रुपया पर मंथ, पर मंथ 5,000, 12 महीने का हुआ 60,000। दूसरा 20% ऑफ एडजस्टेड GTI, 20% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और तीसरा लिखिए रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो देखिए, इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000 रुपया पर मंथ, और 20% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एंड अब क्वेश्चन आपका यह आएगा सर एडजस्टेड GTI किसको बोलेंगे सर? अब आपका क्वेश्चन आया कि एडजस्टेड GTI किसको बोलेंगे, तो एडजस्टेड GTI कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ले लो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जो GTI आती है वो ले लो, और इसमें से लेस कर दो ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80GG को छोड़ के, एक्सेप्ट 80GG। ये जो भी बचेगा इसको बोलेंगे एडजस्टेड GTI। देखो यहां ग्रॉस टोटल इनकम लेना है। ग्रॉस टोटल इनकम में से वो जैसे ऊपर वाले में तो क्या था, एडजस्टेड जो था NTI, उसमें तो ये था एडजस्टेड। जब अपन ATI निकाल रहे थे वहां पे तो क्या था कि 80 आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से LTCG STCG 111 वो सब हटाना था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है
ये डिडक्शन किसको मिलता है? रेंट पेड, अगर घर का आप पे कर रहे हो, जिसको एचआरए नहीं मिल रहा, आपको एचआरए नहीं मिल रहा है और बेचारे आप भाड़े पे रहते हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000 रुपया पर मंथ और 20% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए आप, माइनस करिए ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80GG, 80GG को छोड़ के, 80GG को लेस नहीं करना, ऑल डिडक्शन जो मिल रहा है वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा इट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम करके। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करिए, एक नोट लिखिए, यहां पे एक नोट लिखिए, यहां पे एक नोट लिखिए, assessee or his spouse, assessee or his spouse or minor child, assessee or his spouse or minor child or HUF should not own any house property at the place of his duty, at the place of his duty। तो मैंने क्या बोला? assessee or his spouse or minor child or HUF should not own any house property at the place of his duty। मतलब वो जहां धंधा कर रहा है, मतलब जो वहां जहां उसकी ड्यूटी है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वहां उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए, उसकी बीवी या हस्बैंड का घर नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे का, माइनर चाइल्ड का घर नहीं होना चाहिए, उसके HUF का घर नहीं होना चाहिए। अरे भाई उनका घर है तो वहीं पे रहना, भाड़े पे क्यों रह रहा है? तो भाड़े पे रह रहा है तो भैया डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा खुद का घर वहां पे है, या फिर तुम्हारे स्पाउस का घर वहां पे है, या माइनर चाइल्ड का घर वहां पे है, या HUF का घर वहां पे, तो उसमें रहो ना, उनके साथ में रहो ना, काय को अलग रह रहे हो करके, ठीक है, भाड़ा काय को दे रहे हो, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, वापस से बोल रहा हूं मैं, ये डिडक्शन कब मिलता है? जब आप हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे ले रखी है, उसका रेंट दे रहे हो, डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को, कितना मिलेगा? 5,000 रुपया पर मंथ और 20% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक चीज समझना, यहां पे आपको, जहां पे आपका काम चल रहा है, जहां आप ड्यूटी कर रहे हो, मैं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, वहां पे आपकी स्पाउस का, माइनर चाइल्ड का, HUF का घर नहीं होना चाहिए। अगर वो घर है तो वहीं पे रहो ना, उनके साथ में रहो ना, अलग को भाड़े पे काहे पे रह रहे हो? अगर घर नहीं है और भाड़े पे रहते हो तो भाड़े का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां एडजस्टेड GTI का मतलब क्या है? एडजस्टेड GTI का मतलब होता है यहां पे, ओ भाई मैंने एक गलती कराई, ठीक है, सॉरी ना, माफ करना ना मुझे, मैंने यहां 20% ऑफ एडजस्टेड GTI लिखा ना, यहां 25% है। सॉरी ना, प्लीज ना, सॉरी, माफ कर दो ना बाबू प्लीज, 25% है। तो 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ द एडजस्टेड GTI, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। अब है ना, आपका डाउट ये रहेगा, एक बात बताऊं, आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, अगर यहां पे आपका डाउट एक ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, अगर एग्जाम में 80GB आ गया और 80GG भी आ गया, तो पहले डिडक्शन कौन सा कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि एक बात बताओ, 80G में क्या लिखा हुआ है पता है? कि यहां एडजस्टेड ATI कैसे निकालनी है? GTI माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G, 80G को छोड़ के बाकी सब डिडक्शन ले लो। एंड यहां पे बेटा एडजस्टेड आपका GTI निकालने के लिए क्या किया है? वहां पे तुम्हारा ATI निकालने के लिए क्या करते थे? GTI में से आप ऑल डिडक्शन ले लो एक्सेप्ट 80G। अब यहां पे क्या है कि भाई साहब GTI लो और GTI में से ऑल डिडक्शन लेस कर दो 80GG को छोड़ के। तो सर एक बात बताओ, यहां सर ऐसा कैसे करेंगे सर? इसमें से कौन सा डिडक्शन? अब सर 80G करेंगे तो आपको ऑल डिडक्शन लेस करने पड़ेंगे 80G को छोड़ के, और 80GG के लिए ऑल डिडक्शन लेस करने पड़ेंगे 80G को छोड़ के। तो सर ये तो कैसे होगा? ये तो सर कैसे होगा, समझ में ही नहीं आएगा। एक बात बताऊं, तो इसके लिए मैं बताऊं, ऐसा एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है
और ना ही आने का चांस है, बिकॉज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसके लिए फिर क्या होता है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड लगती है, और साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड लगा के ही कर सकते हैं, जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप लोग नहीं कर पाओगे वो करके, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, वो नहीं है अभी करके, ठीक है, वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो एग्जाम में आज तक की हिस्ट्री में कभी भी ये दो रिडक्शन साथ में नहीं आए, ATG और ATGG साथ में नहीं आए करके, ठीक है। लास्ट में चलो एक और जी की सेक्शन है, उसके बाद इस टॉपिक खत्म करके, ठीक है। लिखो ATGGB, लिखो सेक्शन ATGGB एंड ATGGC दोनों साथ में पढ़ेंगे। लिखो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, दो सेक्शन है साथ में पढ़ेंगे, ATGGB एंड ATGGC करके, ठीक है। अब ATGGB में डिडक्शन कब मिलता है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो ATGGB में डिडक्शन मिलेगा इंडियन कंपनीज को। हमारी जितनी भी इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज को डोनेशन ATGGB में मिलता है, और ATGGC में डिडक्शन मिलता है एनी अदर पर्सन को। जैसे आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन जो है उसको डिडक्शन मिलेगा ATGGC में करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 100% ऑफ डोनेशन। आप जितना डोनेशन दोगे उतना डिडक्शन मिल जाएगा, जितना भी आप डोनेशन दोगे उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में नोट लिखिए, कैश डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलता। नोट लिखिए, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन इफ, नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश। कैश नहीं चलेगा, बाकी किसी भी मोड से कर लो, कैश नहीं चलेगा। देखो पॉलिटिकल पार्टी, भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी, आपकी फेवरेट पार्टी कोई ना कोई रहेगी, फेवरेट आपकी पार्टी रहेगी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मायावती की पार्टी बहुजन विकास पार्टी, या फिर मान लो हमारे यहां मुंबई में शिवसेना, दो शिवसेना है, एक शिवसेना शिंदे गुट और एक है शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, दो शिवसेना है। हमारे यहां पे एनसीपी दो है, एक तुम्हारी नेशनल, एनसीपी का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक तुम्हारे शरद पवार वाली है और एक अजीत पवार वाली है। तो इन सब पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन देते हो, आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, दे सकते हो, डिडक्शन पूरा ले लो। अगर इंडियन कंपनी ने दिया तो ATGGB में डिडक्शन मिलेगा, बट अगर बाकी किसी ने दिया तो ATGGC में डिडक्शन ले लो 100%। लेकिन गाइस ध्यान रखना, यहां डोनेशन किसको देना है, या तो पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। अब आप बोलोगे इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, इलेक्टोरल ट्रस्ट ये आपको CA फाइनल में पढ़ने को मिलेगा। बट ऐसे ट्रस्ट होते हैं जिसको में आप डोनेशन उनको दोगे और वो आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे, मतलब आप डोनेशन उनको दोगे और वो आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्टोरल ट्रस्ट करके, ठीक है। तो देखो आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं, एक ऐसे ट्रस्ट होते हैं जी, आप डोनेशन उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, इलेक्टोरल ट्रस्ट आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है। तो आप डोनेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को दो या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 100% ऑफ द डोनेशन। कैश में डोनेशन नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। डन। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन है तो अपन देख लेते हैं। तो आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर आपकी बुक में 147। देखिए क्या दे रखा है, पहला गणेश वाला। गणेश अ बिजनेसमैन, बंदा बिजनेसमैन है, whose total income before allowing deduction ATGG, मतलब ATGG लेने से पहले वाला उसका जो इनकम है वो 4,60,000 है। पेड हाउस रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम
इन द मुंबई, मुंबई में रहता है, भाड़े पे रहता है, 12,000 रुपया पर मंथ का भाड़ा देता है। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल टू हिम अंडर सेक्शन 80 GG इफ ही हैज एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम। 115 BSE नहीं ले रहा, क्योंकि 115 BSE लेगा तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, डिडक्शन कितना मिलेगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो आप जो है वो रेंट पे रहते हैं तो 80 GG में डिडक्शन मिलेगा। तीन में से विचएवर इज लोअर। पहला क्या था तुम्हारा? दैट इज पहला जो तुम्हारा था 5,000 रुपीज पर मंथ। दूसरा जो तुम्हारा था 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एंड तीसरा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। आपका ग्रॉस टोटल इनकम इन्होंने दे रखा है 460 है, सब डिडक्शन लेस कर दिए एक्सेप्ट 80 GG को छोड़ के, तो 460 दे रखा है। तो आप एक काम करिए, आपने रेंट कितना भर रहे हो? रेंट भर रहे हो 12,000 पर मंथ। तो 12,000 पर मंथ तो पूरे साल का मिला के हो गया 1,44,000। अब उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लेस करिए तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 460 है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक बात समझना, एडजस्टेड GTI 460 है, 460 का 10% करोगे तो आपका 46,000 आएगा। आप 46,000 को लेस कर दो तो 98,000 ए आ गया। उसके बाद 25% ऑफ टोटल इनकम मींस जो आपका एडजस्टेड GTI उसका 25% करिए तो 25% आपका कितना आता है? तो 25% आप करोगे 4,60,000 का 25% तो 1,15,000 आ गया। और तीसरा 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ 12 महीने का 60,000 आ गया। तो लोअर आपका तीनों में से 60,000 है, तो आपको डिडक्शन जो मिलेगा ना वो सिर्फ 60,000 का मिलेगा। आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन आपको सिर्फ 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। डन। आगे क्या दे रखा है? चलिए, आपको दे रखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ABC लिमिटेड इज अ इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी है, कॉन्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ 2 लाख टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगर कंपनी ने इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया 2 लाख का तो बेटा कंपनी को डिडक्शन मिलेगा 80 GGB में, 80 GGB में। दूसरा, इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 ऑन द एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब एक बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया है किसने? इंडियन कंपनी ने। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, मेरे वर्ड पे ध्यान देना और सुन लेना। अगर एडवर्टाइजमेंट दिलाया पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में, आपको पता है मैंने आपको PGBP में यह पढ़ाया था, PGBP में जो सेक्शन थी एक 37 वो ये बोलती थी कि पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, ब्रोशर में, मैनिफेस्टो में, पैम्पलेट में एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो वो खर्चा PGBP में अलाउ नहीं होता। लेकिन अब आप, मेरा क्वेश्चन ये आता है कि एक बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो ये तुमको PGBP में तो अलाउ नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट अ अलाउएबल एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या इसको हम डोनेशन मान सकते हैं या नहीं? मैं एक बात बताऊं, इसको क्या डोनेशन मान सकते हैं या नहीं? एक हजूर मेरी तरफ ध्यान दे, एक हजूर मेरी तरफ ध्यान दे। मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या इसको हम डोनेशन मान सकते हैं या नहीं? अगर मैं बताऊं इसको डोनेशन हम लोग मान सकते हैं या नहीं? क्या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट दिलाया है पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, तो डोनेशन दिलाया है पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, तो क्या हम इसको जो है वो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी मान के और 80 GGB में डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस। ऐसा तुम्हारा कंपनी लॉ 2013 बोलता है। आपको जो लॉ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे अगर आप पूछोगे ना एक बार कि सर एक बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो क्या ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं? आंसर इज यस। क्योंकि आपके कंपनी लॉ में क्या है ना, कंपनी लॉ में डोनेशन पॉलिटिकल फंडिंग को डिफाइन कर रखा है और कंपनीज एक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिलाती है, ब्रोशर में एडवर्टाइजमेंट दिलाती है, तो यह माना जाएगा इट इज अ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन है तो इसका डिडक्शन 80 GGB में मिल जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ये सिर्फ 80 GGB के लिए ही है, मतलब इंडियन कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट किस पे लगता है? सिर्फ इंडियन कंपनी पे लगता है। तो मैं अब आपको बताऊं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो यहां पे एक बार अपन रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एन इंडियन कंपनी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट इन द प्रीवियस ईयर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट।
Further, the word contribute in section 80 GGB has the meaning assigned to in section 293A of the Companies Act 1956. अब एक बात बताओ, अभी तो नया कंपनीज एक्ट आ गया और कंपनीज एक्ट, अब नई कंपनीज एक्ट में भी यही डेफिनेशन ली है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग का कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि इट इंक्लूड द अमाउंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा और इस पे आप डिडक्शन 80 GGB में ले सकते हैं। ऐसा कंपनी लॉ में बोला हुआ है कि ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है। देयरफॉर ABC Limited is eligible for deduction under of rupees 2,25,000 under section 80 GGB in respect of sum of the 2 lakh contributed to the electoral trust and 25,000 incurred by it on the advertisement in the brochure of political party. It may be noted that there is a specific disallowance under section 37 in respect of expenditure incurred on advertisement of the political party newspaper. Therefore, the expenditure 25,000 would be disallowed while computing the PGBP income. However, the expenditure incurred by Indian company is allowable as deduction under section 80 GGB करके। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आप इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए अगर आपको चाहिए तो ऐसा ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कराया इन द newspaper, advertisement in the newspaper brochure of political party, तो पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर ब्रोशर में अगर एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि भाई साहब अगर इंडियन कंपनी है तो क्या होगा और अदर है तो क्या होगा। तो अगर इंडियन कंपनी है तो क्या होगा और अदर एसएससी है तो क्या होगा, अदर एसएससी है तो क्या होगा, ध्यान देना। हाँ देखो पहली चीज, क्या आपको डिडक्शन पीजीबीपी में मिलेगा, पीजीबीपी में डिडक्शन, नो डिडक्शन, दोनों को नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन, पीजीबीपी में तो डिडक्शन किसी को नहीं मिलेगा। पीजीबीपी में आपको खर्चा अलाउ नहीं होता क्योंकि 37 की वजह से, नो डिडक्शन। लेकिन सर क्या आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में मिलेगा क्या। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो है उसमें कैसा है ना, देखो इंडियन कंपनी है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80 GGB में, नहीं मिल जाएगा, इंडियन कंपनी को मिलेगा क्योंकि कंपनी लॉ 2013 में और पहले 1956 हुआ करता था, उन दोनों जगह ऐसा लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो ये माना जाएगा कि आपने यहां पे डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी किया है और ये डोनेशन मान के आपको डिडक्शन दिया जाएगा। यस, बिकॉज यहां से लिख सकता हूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इट इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन गाइस अगर कोई अदर एसएससी है तो उसको बेटा यहां पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई अदर एसएससी है तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो मुझे कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये डोनेशन नहीं है ना, ये तो एडवर्टाइजमेंट में डोनेशन नहीं। डोनेशन माना जाएगा सिर्फ किसके लिए, इंडियन कंपनी के लिए, क्योंकि इंडियन कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लगता है और कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। बट अगर मैं एज अ इंडिविजुअल मान लो डोनेशन देता हूं, मैं एज अ इंडिविजुअल अगर मान लो डोनेशन देता हूं तो बेटा उस पर्टिकुलर केस में मैं अगर एज अ इंडिविजुअल डोनेशन देता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे 80 GGC में डिडक्शन नहीं मिलेगा, मींस कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर इंडियन कंपनी ने दिया तो बेटा 80 GGB में मिल जाएगा क्योंकि ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है। बट अगर किसी अदर एसएससी ने दिया तो इसका डिडक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसा आप लिख लीजिए। डन। उसके बाद में अब मैं बताऊं, ज्यादा नहीं, गिन चुन के 3-4 सेक्शन बची है करके, ठीक है। ये जो लोग कुछ कुछ बोलते हैं ना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं सच बता रहा हूं थप्पड़ खाओगे तुम लोग, ठीक है। आए हुए तो एक सेक्शन पढ़िए आने के बाद, ब्रेक के बाद, और अब छोड़ दो। जिसको जाना है वो चला जाइए, ओपन मोड में लेक्चर रहेगा करके, ठीक है। आपकी मर्जी है, जब आप देख लीजिए करके, ठीक है। आपको चाहिए रात को 8 बजे देखना है, आप 8 बजे देखिए, आपको लगता है जब देखना है आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। चलिए डन। तो न्यूज़पेपर ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में एडवर्टाइजमेंट कराया तो क्या होगा, इंडियन कंपनी है तो पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा,
अदर एसएससी को भी पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इंडियन कंपनी है तो 80 जीजीबी में डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि इट इज अ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। डन। क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को बाकी नहीं रख सकता, प्लीज। चलिए डन। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, और भाई साहब ए बी सी डी ई एफ जी तक हो गया, एच वाला कुछ नहीं है, उसके बाद जे वाली एक सेक्शन है, तो वो अपन पढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80 डबल जे डबल ए। 80 डबल जे डबल ए, हेडिंग दीजिए 80 डबल जे डबल ए। अकाउंट का क्लास है क्या? अकाउंट का क्लास है, 2 बजे तक मैं छोड़ दूंगा बस, ठीक है। कल थोड़ा बचेगा तो कल सुबह ले लूंगा, ठीक है। कल सुबह अपना क्लास रहेगा, कल सुबह मेरा क्लास रहेगा। कल सुबह कितने बजे क्लास रहेगा पता है? कल सुबह अपन ले लेते हैं 10:45 से लेके 1:45। कल सुबह आपका क्लास रहेगा 10:45 टू 1:45, 10:45 टू 1:45, ठीक है। कल का क्लास रहेगा 10:45 टू 1:45। और अगर आप मान लो उस टाइम पे नहीं देख पाते हो तो ओपन मोड में भी आपको कल का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। आपको ओपन मोड में लेक्चर मिलेगा। 8 बजे मैं नहीं ले सकता, मेरा फाइनल का लेक्चर है सुबह। चलिए डन। लिखिए 80 डबल जे डबल ए, हेडिंग दीजिए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, सॉरी, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। हेडिंग दीजिए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, 80 डबल जे डबल ए। इस सेक्शन को मार्क कर लीजिए, ध्यान रखना क्योंकि ये आएगी कहीं ना कहीं पे, मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार 80 डबल जे डबल ए। 80 डबल जे डबल ए को याद करोगे, जामत आ, जामत आ, जा आ मत आ, ठीक है। 80 डबल जे डबल ए, दैट इज डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अब एक चीज समझना गाइस, होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बंदा है जिसका नाम है आयुष, मिस्टर आयुष, और आयुष धंधा करता है, मतलब बिजनेस करता है, ठीक है। धंधे का मतलब बिजनेस से है। तो यहां पे आयुष का फैक्ट्री है और आयुष बिजनेस करता है। आयुष क्या करता है? बिजनेस करता है। बिजनेस, दिस इज बिजनेस। क्या बोलते हैं? आयुष क्या करता है? बिजनेस करता है। बिजनेस, हियर कम्स द मनी वाला, बिजनेस करता है। Here comes the money. Here we go. तो हियर आयुष क्या करता है? बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो आयुष बिजनेस करता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, आयुष है वो बिजनेस करता है, बंदा का नाम है आयुष, आयुष बिजनेस करता है। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आयुष नए लोगों को जॉब देता है, क्योंकि हमारे इंडिया में पता है जॉब की बड़ी तकलीफ है ना, लोगों को जॉब नहीं मिलता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं करके, ठीक है, जिनको बेचारों को जॉब ही नहीं मिलता है, बेरोजगारी होती है। तो इन्होंने मोटिवेट करने के लिए बोला कि आप जो है वो न्यू एम्प्लॉय को जॉब दीजिए, और अगर आपने इस साल में जो न्यू एम्प्लॉइज रिक्रूट किए, न्यू एम्प्लॉइज है वो आपने रिक्रूट किए, जैसे फॉर एन एग्जांपल इस साल आयुष ने क्या किया, नए बेरोजगार लोगों को जॉब दिया, और जॉब दिया, मान लो यहां पे इतने लोगों को उसने जॉब दिया, ये एक बंदे को जॉब दिया, एक दूसरे बंदे को जॉब दिया, ये तीसरे बंदे को जॉब दिया, ये चौथे बंदे को जॉब दिया। भाई साहब आयुष ने जो है वो बहुत सारे लोगों को जॉब दे दिया करके, ठीक है। ये नए नए एम्प्लॉय आयुष ने रिक्रूट कर लिए, यहाँ पे इतने लोगों को जॉब दे दिया। अब ये कितने लोग हैं यहाँ पे? तो देखो 1 2 3 4, 4 के पीछे और 4 खड़े हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोगों को जॉब दिया। अब एक बात समझो, इनको जो जॉब दिया ना बाबू, तो इनको जो जॉब दिया तो होगा क्या, पहले तो इनको जो सैलरी पे करेगा, ये इनको जो सैलरी पे करेगा, जो सैलरी है या वेजेस है जो पे करेगा, तो उस सैलरी वेजेस का 100% डिडक्शन आपको पीजीबीपी में मिलेगा।
भाई सैलरी वेजेस का 100% डिडक्शन आप पीजीबीपी में तो ले ही लोगे, 100% डिडक्शन है वो पीजीबीपी में मिलेगा, लेकिन गाइस यहां एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर नए एम्प्लॉय को आप जॉब दे रहे हो, मतलब इंडिया में आप जॉब क्रिएशन कर रहे हो, और जॉब क्रिएशन कर रहे हो और मोदी जी चाहते हैं रोजगार उत्पन्न करो करके, ठीक है, तो आप लोगों को जॉब दे रहे हो, तो इनको क्या होगा, इनको जो सैलरी वेजेस दिया ना, एक तो 100% डिडक्शन आप पीजीबीपी के पीएनडल के डेबिट में तो लोगे ही, पीएनडल के डेबिट में तो आप लोग ही लोगे 100% डिडक्शन। अब यहां पे क्या है कि जितना आप सैलरी दोगे उस सैलरी पे आपको 30% का डिडक्शन यहां मिलेगा, 30% का डिडक्शन आपको 80JJAA में मिल जाएगा, मतलब जितना सैलरी दिया उसका 30% का डिडक्शन आपको 80JJAA में मिलेगा, और वो भी 3 साल तक मिलेगा। मतलब इस साल जितना सैलरी दिया उन एम्प्लॉय को, उस पर 30% ले लो, अगले साल वापस जितना सैलरी दोगे उस पे 30% ले लो, उसके अगले साल जितना सैलरी दोगे उस पे 30% ले लो, तो मजा आ जाएगा ना। तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रहा है, वो 30% मिल रहा है कि जितना सैलरी वेजेस, इसको इमोल्यूमेंट्स बोलेंगे, कि जितना इमोल्यूमेंट्स आपने दिया उसका 30% डिडक्शन है, वो आपको 80JJAA में मिलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक। मतलब यहां पे इस साल जो नए लोगों को जॉब दिया, तो यहां अगर इस साल में जो नए लोगों को जॉब दिया, तो बेटा इस साल जो जॉब दिया है तो इनको इस साल जितना सैलरी दोगे उसका 30% डिडक्शन 80JJAA में ले लो, अगले साल जो दोगे उस पे भी आप ले लो, और अगले साल दोगे उस पे भी आप ले लो। तो जितने आपने न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, तो देखो इस सेक्शन को ऐसे याद रखो, 80JJAA, जामत आना, जामत आओ राजा करके, ठीक है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा आओ, तो जामत आ, यहां नए एम्प्लॉय को आप रिक्रूट कर रहे हो। और मैं बताऊं ये सेक्शन का डिडक्शन आपको मिलेगा, भले आप 115 बीएससी ले रहे हो, 115 बीएससी कल पढ़ने वाले हैं, कल वो पहली नोटबुक साथ में कंटिन्यू करना जिसमें वो 3 पेज छोड़े हुए हैं वहां पे, तो कल वो पहली वाली नोटबुक साथ में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि कल वो 3 पेज जो छोड़े हुए हैं वो अपन कल भरेंगे करके, ठीक है। तो 80JJAA है, ये डिडक्शन मिलेगा अगर आप न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे, और न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे तो उनको जितना सैलरी वेजेस दिया उसका 30% तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आएगा कि सर न्यू एम्प्लॉय बोलेंगे किसको, किसको बोलेंगे न्यू एम्प्लॉय? तो एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, देखो न्यू एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? अगर आपका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, पहला साल है धंधे का, आपके धंधे का पहला साल है बिजनेस का, तो इसमें क्या है ना कि आप जितने एम्प्लॉय है जो रिक्रूट करोगे वो सब न्यू एम्प्लॉय है। अगर धंधे का पहला साल है, आयुष ने धंधा चालू किया और वो धंधे का पहला साल है, तो पहले साल जितने लोगों को रोजगार दिया वो सब आपके न्यू एम्प्लॉय है। अगर पहला ही साल है करके, ठीक है, अगर आपका पहला ही साल है तो बिजनेस का अगर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है, तो क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉय को जॉब दिया वो ऑल न्यू एम्प्लॉय है भाई। पहला साल है तो ऑल न्यू एम्प्लॉय है, और जितना भी सैलरी दोगे आप 30% डिडक्शन ले लो अगर पहला साल है तो करके, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका पहला साल नहीं है धंधे का, आपका सब सीक्वेंट ईयर है, तो सब सीक्वेंट ईयर अगर है तो बेटा उसमें न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या? तो न्यू एम्प्लॉय का मतलब जितनों को जॉब दोगे वो नहीं, आपका नेट एम्प्लॉय कितना बढ़ा। नेट एम्प्लॉय कितना बढ़ने का मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आयुष पहले से धंधा करता है, पहले से बिजनेस करता है, और ये जो है ये करंट ईयर उसका सबसिक्वेंट ईयर है। अब इस साल के स्टार्टिंग में मींस ओपनिंग में 1/4/2024 को, 1 अप्रैल 2024 को इसके पास 100 एम्प्लॉय थे। अब एक बात समझना, इसके नए एम्प्लॉय ज्वाइन किए वो 20 एम्प्लॉय ज्वाइन किए, लेकिन बाबू यहां पे 15 एम्प्लॉय है वो छोड़ के चले गए कंपनी, 15 एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले गए। तो बेटा एंड में कितने हुए एम्प्लॉय हुए? तो एंड में आप देखोगे तो 105 एम्प्लॉय हुए। तो क्या यहां पे जो न्यू एम्प्लॉय है वो 20 माने जाएंगे? आंसर इज नो। यहां न्यू एम्प्लॉय 20 नहीं माने जाएंगे, यहां न्यू एम्प्लॉय कितने माने जाएंगे? सिर्फ 5। क्या आपको यह देखना है कि नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ एम्प्लॉय में? भाई साहब आपके ओपनिंग में 100 जो लोगों को आपके यहां काम करते थे कंपनी में, आपके यहां आयुष के पास में जो लोग काम करते थे वो 100 करते थे स्टार्टिंग में, उसमें नए एम्प्लॉय 20 ज्वाइन हुए, 15 लेकिन छोड़ के भी तो गए ना।
तो 20 नए ज्वाइन हुए, 15 छोड़ के गए, तो बेटा बचेंगे कितने आपके 105 बच गए। तो यहां न्यू एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 5 लिए जाएंगे, 5 लिए जाएंगे। न्यू एम्प्लॉय आपके 20 नहीं लिए जाएंगे, 5, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, नए एम्प्लॉय तो रोजगार तो आपने 5 को ही दिया ना, क्योंकि आपने निकाला भी तो है 15 को। तो यहां पे आपके पास में ओरिजिनली स्टार्टिंग में 100 एम्प्लॉय थे, आपने क्या किया 20 को नए ज्वाइन कराया, 15 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने 105। तो आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ 5 एम्प्लॉय को मिलेगा। तो इस केस में आपके जो न्यू एम्प्लॉय जो है वो न्यू एम्प्लॉय 5 माने जाएंगे। अब मान लो आपके यहां पे छोड़ के 25 चले गए तो, और यहां पे 95 ही बचे, तो कोई न्यू एम्प्लॉय है ही नहीं फिर, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में 100 थे, लास्ट में 95 ही बचे, तो इसमें आपके कोई न्यू एम्प्लॉय नहीं है। अब एक चीज समझना गाइस, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आती है। यहां पे कुछ कंडीशंस है कि भाई साहब ये न्यू एम्प्लॉय जो है ना, वो एम्प्लॉय कौन कौन से होने चाहिए, उसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये डिडक्शन चाहिए ना, तो इसमें वही वाला एम्प्लॉय लिया जाएगा जिसका सैलरी जो है वो सैलरी अप टू 25,000 पर मंथ है। मतलब वो गरीब एम्प्लॉय होना चाहिए, छोटू वाला एम्प्लॉय जिसका 25,000 से कम पगार वाला वर्कर, वो होना चाहिए। अगर आपने भाई बड़े बड़े लोगों को हायर किया है, महीने का सैलरी 50,000 दे रहे हो, लाख रुपया, उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली किसके लिए डिडक्शन, के कंपनियों में जो वर्कर होते हैं उनका 25,000 से कम सैलरी होता है, उनको आप रिक्रूट करो, उनको रोजगार दो, तो अब हम आपको डिडक्शन देंगे। तो 25,000 से कम वाला एम्प्लॉय का सैलरी होना चाहिए, पर मंथ सैलरी 25,000 तक ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि भाई साहब वो एम्प्लॉय है ना, इस साल में मिनिमम 240 डेज काम किया हो। मींस उस बंदे ने, आपने उसको हायर किया तो इस साल में उसने 240 डेज के लिए आपकी कंपनी में काम किया है। मतलब उसी एम्प्लॉय को लेंगे जिसने 240 दिन या उससे ज्यादा काम किया है। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा जिसने मान लो ज्वाइन किया 60 दिन ही काम किया फिर छोड़ दिया, तो उस एम्प्लॉय को नहीं लेंगे। मतलब जिसने 240 डेज मिनिमम काम किया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर ऐसा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेदर के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेदर के बिजनेस में है, या फुटवेयर के बिजनेस में है, या अपैरल्स के बिजनेस में है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां 240 की जगह आपका 150 डेज हो जाएगा। मींस एम्प्लॉय 150 डेज काम किया तो चलेगा। तो यहां पे न्यू एम्प्लॉय में आप कौन से वाले एम्प्लॉय को लोगे, जो आपका 240 डेज तक काम करना चाहिए। मींस 240 डेज तक काम किया है उसी को लेना है, 240 डेज से कम काम किया उसको नहीं लेना। लेकिन गाइस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेदर में है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुटवेयर में है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल्स में है, देखो जो लेदर का मैन्युफैक्चरिंग का जिसका धंधा होता है, लेदर के जैसे पर्स बना रहे हैं, शूज बना रहे हैं, ठीक है, लेदर के कुछ सामान बना रहे हैं, बेल्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वहां ये 150 डेज कंडीशन है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुटवेयर, जूते बनाने का जो धंधा है उसमें, या अपैरल्स का मतलब होता है जैसे कपड़े वगैरह है, दैट इज कॉल्ड अपैरल्स। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अपैरल्स के बिजनेस में है, फुटवेयर के बिजनेस में है, लेदर के बिजनेस में है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आपको 150 डेज उसने काम मिनिमम करना चाहिए, तो ही न्यू एम्प्लॉय में लेना है। अब एक चीज समझना, तीसरी कंडीशन ये है कि वो एम्प्लॉय आपका जो है ना वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। मींस उसको आरपीएफ में पार्टिसिपेट कराना है, आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो, ये एक कंडीशन और है। एंड गाइस एक कंडीशन ये है कि इस वर्कर को जो आप सैलरी दे रहे हैं ना, वो आपको अकाउंट पेई चेक से, या अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट से, या फिर अकाउंट पेई चेक से, अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही देना है। अगर आपने कैश वगैरह में सैलरी दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वापस से मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला, कि मैंने आपको यह बोला कि भाई साहब आप न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, आप कौन हो, बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस है, न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, आपको डिडक्शन मिलेगा। जितना न्यू एम्प्लॉय को सैलरी दिया उसका 30% आप डिडक्शन ले लीजिए। जितना आप सैलरी दोगे उसका 30% आप डिडक्शन लीजिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक डिडक्शन मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि उस वर्कर का सैलरी जो है वो 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 240 डेज तक काम करना चाहिए। बट लेदर, फुटवेयर, अपैरल्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो 240 की जगह 150 हो जाएगा।
वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का सैलरी है वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही देना चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अपन एक काम करें, पहले क्वेश्चन करें या पहले थ्योरी लिखे, आप जो बोलोगे वो करेंगे। पहले इसका एक क्वेश्चन है वो करे या पहले थ्योरी लिखे, आप जो बोलोगे वो मैं कराऊंगा, आप जो बोलोगे वो मैं कराऊंगा। पहले क्वेश्चन करे, हाँ लीव वगैरह सब मिला के, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि संडे को अलग करो, नहीं, लीव वगैरह सब मिला के आपका 240 डेज तक वो काम करना चाहिए। अब मुझे बताओ पहले क्वेश्चन करे या पहले लिखे थियरी। सर पहले थियरी लिखा दो फिर अपन क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करिए, हेडिंग दीजिए, आपने हेडिंग तो दे दिया, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉई, हेडिंग दे दिया आपने। लिखिए सबसे पहले एलिजिबल असेसी, सबसे पहले लिखिए एलिजिबल असेसी, ये डिडक्शन किसको मिलता है? तो ये डिडक्शन मिलेगा एनी असेसी, एनी असेसी engaged in business, any assessee engaged in business, any assessee engaged in business, any assessee engaged in business to whom section 44AB apply, 44AB apply मतलब assessee की ऑडिट होती है, assessee की ऑडिट होनी चाहिए। any assessee engaged in business to whom section 44AB apply, मतलब टैक्स ऑडिट होनी चाहिए। 44AB अप्लाई का मतलब क्या होता है? तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए दैट इज उसका टर्नओवर जो है वो ज्यादा है 1 करोड़ या 10 करोड़ से। वो पता है अपन ने 44AB में टैक्स ऑडिट किसको लगती थी? जिसका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। बट अगर आप कैश में 5% से ज्यादा नहीं लेते या कैश में खर्चा नहीं करते तो टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ हो जाती है बिजनेस में, तो वो असेसी, इसकी ऑडिट होनी चाहिए, वो वाला असेसी है, ठीक है। दूसरा लिखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन, दूसरा लिखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखिए 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, 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 और वहीं ब्रैकेट में लिखिए डिडक्शन फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, डिडक्शन फॉर 3 consecutive years, deduction for 3 consecutive year, deduction for 3 consecutive years। उसके बाद आप उसके नीचे लिखिए एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, भाई एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट किसको बोलेंगे? तो उसके बाद पॉइंट नंबर ए करके लिखिए न्यू बिजनेस है तो क्या होगा? न्यू बिजनेस के केस में, तो न्यू बिजनेस के केस में लिखो सैलरी स्लैश वेजेस पेड और पेबल, पेड और पेबल, पेड और पेबल टू एम्प्लॉई एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर नया बिजनेस है तो जितना सैलरी वेजेस आपने पेड और पेबल टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो आपने एम्प्लॉय किए वो सब नहीं है, सैलरी वेजेस पेड और पेबल टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड दूसरा लिखो बी, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो क्या होगा? लिखो सैलरी और वेजेस, सैलरी स्लैश वेजेस पेड स्लैश पेबल, सैलरी और वेजेस पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय, टू एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर।
सैलरी और वेजेस पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब यहां एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, तो एक काम करिए, इसके नीचे लिखिए एक एग्जाम्पल, इसके नीचे लिख लीजिए एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखिए सपोज टोटल एम्प्लॉय एज ऑन 1/4/2024, सपोज आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, सपोज टोटल एम्प्लॉय एज ऑन 1/4/2024 वर 100 मीन्स ओपनिंग में 100 एम्प्लॉय थे। सपोज टोटल एम्प्लॉय एज ऑन 1/4/2024 वर 100 फुल स्टॉप। 20 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन, 20 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन, 20 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन एंड 15 एम्प्लॉय लेफ्ट, and 15 employee left during previous year, and 15 employee left during previous year. In this case 15 employee left during previous year. In this case deduction allowed on salary paid to 5 employee. In this case deduction allowed on salary paid to 5 employees. In this case deduction allowed on salary paid to 5 employees. उसके बाद लिखिए कंडीशंस, उसके बाद लिखिए कंडीशंस, कंडीशंस, कंडीशंस में पहली कंडीशन लिखिए, पहली कंडीशन लिखिए, लिखिए सैलरी शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, सैलरी शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक / डिमांड ड्राफ्ट / इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सैलरी शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 पर मंथ, सैलरी should not be more than 25,000 per month. Salary should not be more than 25,000 per month. तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए employee employed at least 240 days, employee employed at least 240 days, at least 240 days in previous year, in previous year. Employee employed at least 240 days in previous year, employee employed at least 240 days in previous year, ब्रैकेट में लिखिए in case of manufacture of footwear, in case of manufacture of footwear or leather or apparels, apparel 150 days। तो आपने क्या लिखा, फुटवेयर और लेदर और अपेरल 150 डेज। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर है, लेदर है, अपेरल है तो 150 डेज। उसके बाद लिखिए एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। चौथी कंडीशन लिखिए एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। Employees should participate in RPF. Employees should participate in RPF. Employees should participate in RPF. उसके बाद में गाइस एक काम करिए, आप 2 नोट लिखिए और ये 2 नोट्स लिखने के बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। बस 2 नोट्स है। पहला नोट तो ये है, एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय है जो आपकी कंपनी ज्वाइन किया, वो किया मान लो फॉर एन एग्जांपल वैलेंटाइन डे को 14 Feb 2025 को, तो इस साल में तो वो न्यू एम्प्लॉय में नहीं आएगा, क्योंकि एक बात बताओ 14 Feb 2025 को, देखो दुनिया में अपने को एक तो डेज कैलकुलेट करना लाइफ का सबसे डिफिकल्ट काम है, तो 14 Feb 2025 को ज्वाइन किया, तो मुझे बताइए फरवरी के कितने दिन, 28 में से 13 दिन नहीं है तो 15 दिन फरवरी के, एंड मार्च के 31 डेज, तो यहां तो 46 डेज ही हुए इस साल में। तो इस साल में 46 डेज हुआ तो वो नया एम्प्लॉय नहीं है।
लेकिन क्वेश्चन ये आता है, अगले साल मान लो उसने 240 डेज से ज्यादा काम किया है या 150 डेज से ज्यादा काम किया है, तो क्या अगले साल उसको ये मानेंगे कि अगले साल वो नया एम्प्लॉय है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो मैंने क्या बोला गाइस कि यहां पे बाबू आपका जो ये 14 फेब 2025 को ज्वाइन किया अगर उसने, तो 14 फेब 2025 को ज्वाइन किया और उसमें इस साल में तो 46 डेज ही काम किया है, लेकिन अगले साल अगर उसने 240 डेज 150 डेज से ज्यादा काम किया है, तो उस केस में अगले साल क्या होगा ना कि वो नया एम्प्लॉय माना जाएगा और अगले साल से उसको 3 साल के लिए डिडक्शन फिर अपने को मिल जाएगा। तो लिखिए नोट नंबर 1 लिखिए, if employee is employed during previous year, if employee is employed during previous year, if employee is employed during previous year, अकाउंट की क्लास है ये, लास्ट सेक्शन है बस, ठीक है। if employee is employed during previous year for less than 150 days, if employee is employed during previous year is less than 150 days slash 240 days, if employee is employed during previous year less than 150 days slash 240 days, but employed for period of 150 slash 240 days in next year, but employed for a period of 240 days slash 150 days in next year, then he shall be deemed to have been employed, then he shall be deemed to have been employed, then he shall be deemed to have been employed in next year, and accordingly assessee entitle, for deduction of 30%, and accordingly assessee entitle for deduction of 30% of additional employee cost in next year, and accordingly assessee entitle for deduction of 30% of additional employee cost in the next year, additional employee cost in the next year, डन। एक और नोट लिख लो, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन अलाउड, only if books of accounts is audited of the assessee. Deduction under this section is allowed only if books of accounts is audited of the assessee, books of account is audited of the assessee, and audit report should be submitted, up to date given, audit report should be submitted up to date given under section 44AB, and audit report should be submitted up to date given under section 44AB। डन हो गया पूरा, ठीक है। चलिए अब आप एक काम करिए, भाई जिसको जाना है ना वो आप चले जाइए प्लीज। अब जिसको जाना है, जिनका अकाउंट का क्लास है, ये मैं आज का लेक्चर ओपन मोड में डलवाऊंगा, यूट्यूब का लिंक आपके पास है करके, ठीक है। आप इसको लास्ट का 15-20 मिनट जो है वो आधा घंटा बाद में आप देख लेना। तो आप प्लीज आप बार बार अगर ये बोलोगे मेरे को जाना है करके, ठीक है, तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। आपको अगर जाना है आप चले जाइए, मैं टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकता। मेरे को सिर्फ 3-4 छोटी सेक्शन है वो बची है, यही एक सबसे बड़ी सेक्शन थी। उसके बाद तो 2 ATTT बचा है, बहुत छोटा सेक्शन है करके, ठीक है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो जिनको जाना है वो आप चले जाइए करके, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, जिसको जाना है आप 15 मिनट और लगेगा आप रुक जाए। मैं थोड़ी कोई आज तक एक्स्ट्रा क्लासेस तुम्हारे लिए है, जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस अकाउंट्स में वगैरह होती है उतना मैंने थोड़ी लिया है यार। तो प्लीज आप थोड़ा
कोऑपरेट करिए। अगर आपको जाना है आप जाइए ना, आप टेंशन में क्यों ले रहे हो? आपके पास ओपन लेक्चर है, लास्ट का 20 मिनट जो है वो आप फॉरवर्ड करके देख लेना, थोड़ा थोड़ा स्पीड में देख लेना, आपको जैसा लगता है वैसा कर लिए। क्योंकि क्या होगा ना, थोड़ा मुझे होमवर्क भी आपको देना है, दिवाली का गृह कार्य थोड़ा सा देना है, और फिर वो बाकी बच जाएगा इसके लिए। हाँ तो चलो अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए आप लोग क्वेश्चन पे, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, मार्क कर लीजिए इसको IMP या LDR, IMP या LDR। क्वेश्चन नंबर 13। देखो यार, थोड़ा चीजों को कॉपरेट करिए प्लीज यार, मैं आपको लिखवा के करा रहा हूं पूरा टॉपिक। और देखो लिखने से क्या होता है ना, आज आपको लग रहा होगा सर क्यों लिखवा रहे हैं, हमको बुक ही दे देते, पढ़ लेते। आपको बाद में याद करोगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जब आप याद करोगे ना, तब आपको पता चलेगा खुद के हाथों से लिखा हुआ कितना अच्छा रहता है करके। ठीक है, चलिए देखिए क्या दे रखा है। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्यूटर ऑन 1/4/2024। तो एक बंदा है जिसका नाम है ए, और ए ने भाई साहब अपना बिजनेस कमेंस किया है वो 1/4/2024। तो ये पहला साल है, और जब ये पहला साल है तो जितने भी एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे वो सब नए एम्प्लॉय है भैया, जितने भी एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे वो सब नए एम्प्लॉय है। आगे क्या दे रखा है, ही एम्प्लॉयड द 350 न्यू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। इस साल में 350 एम्प्लॉय को जॉब दिया उसने। डिटेल ऑफ होम आर एज गिवन बिलो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने इतने एम्प्लॉय है, इनकी टोटल आएगी आपकी 350 करके। ठीक है, इन्होंने इस दिन डेट ज्वाइन किया है। ये एम्प्लॉय रेगुलर है या कैजुअल है, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो रेगुलर हो कैजुअल हो चलेगा, कोई भी हो, आपका कोई भी रिलेशन हो, रेगुलर हो कैजुअल हो, यहां सब चलेगा। और इनको सैलरी महीने का कितना दे रहे हैं, पर एम्प्लॉय का मंथली इमोल्यूमेंट्स कितना है वो आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। तो देखो ये रेगुलर एम्प्लॉय है ना, ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट कैजुअल एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उस पर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, कंप्यूट द डिडक्शन ए पेनी अवेलेबल टू द मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आयुष का क्वेश्चन है, मिस्टर ए आयुष ने जॉब दिया है लोगों को। If the profit and gain derived from the manufacture of computer that year is 75 लाख। इस साल का आपका इनकम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से इनकम 75 लाख रुपया है। एंड टोटल टर्नओवर आपका 10.16 करोड़ है। 10.16 करोड़ मतलब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो भाई साहब ऑडिट हो रही है, क्योंकि ये आपको डिडक्शन तभी मिलता है जब आपकी ऑडिट हो रही है। अब दूसरा उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर। ये अपन दूसरे पार्ट में करेंगे कि अगर वो फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो क्या करेगा। अब एक बात बताओ, कौन कौन से एम्प्लॉय पे डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहली चीज एक बात बताऊं, देखो सबसे पहले 75 एम्प्लॉय है, 75 एम्प्लॉय। तो ये जो 75 एम्प्लॉय है ना, इन्होंने आपका 75 एम्प्लॉय जो है 1/4/2024 को ज्वाइन किया था। तो इन्होंने 365 डेज काम किया, और रेगुलर एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और इनका सैलरी भी 25,000 तक ही है। तो इन पे डिडक्शन मिल जाएगा। यस, ये 75 एम्प्लॉय पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे जो 125 एम्प्लॉय है, इन्होंने मई में ज्वाइन किया। तो मई में ज्वाइन किया तो भी अगर आप डेज काउंट करोगे तो 240 डेज हो रहा है, लेकिन इनका सैलरी 25 से ज्यादा है ना, इनका सैलरी 25 से ज्यादा है, तो बाबू इन पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि सैलरी 25 से ज्यादा है। तीसरा कैजुअल वाला जो है, इस पे डिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो इस पे भी नहीं मिलेगा। अब चौथा जो है, एक बात बताओ, ये आपने 19 को ज्वाइन किया, तो 19 को ज्वाइन किया तो आप डेज काउंट करो, इस साल में कितने दिन काम किया। अगर 19 को ज्वाइन किया तो डेज काउंट करो, इस साल कितने दिन काम किया। तो सितंबर से, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के आपके 31 दिन, फेब के आपके 28 डेज, एंड मार्च के आपके 31 दिन। तो टोटल कितने दिन आए, 212 दिन आए। एक बात बताओ, टोटल आपके पास कितने दिन आए, 212 दिन आए ना, टोटल आपके पास में 212 दिन आए। तो 212 दिन आए तो बाबू यहां पे इस पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 240 दिन से कम है। डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका 240 दिन से जो है वो कम है। लेकिन एक बात बताओ, ये पहले पार्ट में तो बोलेंगे कि इस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका 240 दिन से कम है। लेकिन गाइस अगर एक बात बताओ,
अगर वो यहां पे दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर में है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर में है तो बेटा आंसर चेंज होगा ना, क्योंकि इस पे भी फिर मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे 212 डेज है जो कि 150 डेज से ज्यादा है और 25,000 से ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो यहां पे मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो अगर आपका देखो दूसरे के आंसर में आप ये 75 के साथ 100 एम्प्लॉय का और मिलेगा, बट पहले आंसर में सिर्फ आपके 75 एम्प्लॉय को जो इमोल्यूमेंट्स आप पे करोगे उसका 30% डिडक्शन मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो 75 वाले का बेटा मिलेगा, बाकी सबका नहीं मिलेगा, बट दूसरे का जब आंसर करोगे कि अगर वो बंदा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर में, तो वहां 150 डेज देखेंगे, तो फिर कंडीशन सेटिस्फाइड इस लास्ट वाली हो जाएगी और यहां पे मिल जाएगा। तो चलो अपन एक काम करते हैं, पहले चालू करते हैं आंसर। आ जाइए सब लोग, आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 13, पेज नंबर 147। वाओ। तो देखो, आ जाइए सब लोग, मेरे साथ साथ लिखिए। जिन जिनको जाना है अकाउंट की क्लास में आप चले जाइए, आपके लिए ओपन रहेगा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 147। वाओ। चलिए, बंदे का नाम क्या है? मिस्टर ए। मिस्टर ए मतलब आयुष। प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। जामत आ 80 डबल जे डबल ए। लिखिए, डिडक्शन कितना मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है कितना? तो एडिशनल एम्प्लॉयज कॉस्ट, तो मुझे बताइए, आपके 24,000 पर मंथ सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का कितना हुआ? 12 मंथ, एंड मल्टीप्लाई बाय आपके 75 एम्प्लॉयज। तो 75 एम्प्लॉयज, तो 24,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 महीना मल्टीप्लाई बाय 75। तो मैं बताऊं आपने टोटल इमोल्यूमेंट्स 2,16,00,000 का पे किया है। 2,16,00,000, उस पर 30% डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, तो 2,16,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो आपका आ जाएगा 64,80,000, 64,80,000, 64,80,000, 64,80,000, 64,80,000। चलो, इसके नीचे लिखो नोट्स, इसके नीचे लिखो नोट्स, और जहां आपने चालू किया था ना, यहां पे एक बार इसको पार्ट ए करके लिख लो, ठीक है? और इसके नीचे एक बार लिखो आप नोट्स। मैं बोल रहा हूं, लिखोगे आप, बोल रहा हूं मैं, ठीक है? लिखो, लिखो, लिखिए, नोट्स लिखिए, इसके नीचे लिखिए, नोट्स लिख रहे हैं 1 2 3 करके, ठीक है? नोट्स लिख रहे हैं, लिखो पहला नोट। नोट नंबर 1, सिंस कैजुअल वर्कर डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, सिंस कैजुअल वर्कर do not participate in RPF, since casual worker do not participate in RPF, so deduction not allowed, on salary paid to casual worker, so deduction not allowed on salary paid to casual worker, so deduction not allowed on the salary paid to casual worker। ये पहला नोट था। दूसरा लिखो, लिखो employee employed on 1st May 2024, employee employed on 1st May 2024 are not eligible for deduction,
are not eligible for deduction because salary per month is more than 25,000. Because salary per month is more than 25,000. Because salary per month is more than 25,000. तीसरा लिखो, नोट नंबर 3 लिखिए, 100 regular worker employed on 1st September 2024, employed on 1st September 2024, employed on 1st September 2024, employed on 1st September 2024 are not treated as additional employee, because they work for less than 240 days. Because they work for less than 240 days. So आपने क्या लिखा? 100 regular worker employed on 1st September 2024 are not treated as additional employee because they work for less than 240 days. Less than 240 days. Done. अब आप लिखिए पार्ट बी वो वाला कि अगर ये बिजनेस ऑफ फुटवेयर में होता तो क्या होता. तो लिखिए पार्ट बी, और पार्ट बी में लिखिए इफ मिस्टर ए engaged in manufacture of footwear, if Mr. A engaged in manufacture of footwear, if Mr. A engaged in manufacture of footwear, then 100 regular employee employed on 1st September 2024, then 100 regular employee employed on 1st September 2024 are also eligible for deduction, because they work for 150 days or more, because they work for 150 days or more in previous year 24-25, because they work for 150 days or more in previous year 24-25. डन. चलिए अब एक चीज समझना गाइस, कितना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा. तो नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए एडिशनल एम्प्लॉइज कॉस्ट. आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना आएगा? तो 2,16,00,000 तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो 75 एम्प्लॉय पे, प्लस अब आपका 100 एम्प्लॉय पे कितना होगा? तो 100 एम्प्लॉय जो है एक महीने का उनका 24,000 है. हाँ भाई, और कितने 7 महीने काम किया? सितंबर से काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने. तो 100 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 7 महीना, तो 1,68,00,000 आया. 1,68,00,000. तो मुझे बताइए आपका टोटल हो गया 3,84,00,000. तो बाबू आपका डिडक्शन अमाउंट कितना आ गया? डिडक्शन अमाउंट कितना आ गया? 3,84,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30%. एक 1,15,20,000. 1,15,20,000. डन. 1,15,20,000. 1,15,20,000. किसी ने बोला सर इस साल में जैसे 240 डेज नहीं है बट अगले साल 240 डेज है, तो अगले साल मिल जाएगा. यस, अगले साल मिलेगा ना, क्या दिक्कत है. बस अब ये टॉपिक 10 मिनट का और बचा है, 10 मिनट के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा. ठीक है, चलिए अब लिखिए. इसके बाद में 4 सेक्शन बची है, छोटी छोटी वाली, ऐसी एक नन्नी मुन्नी वाली करके. ठीक है, लिखिए. सबसे पहले फटाफट मेरे साथ साथ ही लिखिए एक सेक्शन. इसके बाद में ये 80 डबल जे डबल थी, जा मत आ. अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन लिखो, सेक्शन 80 QQB.
ATQQB लिखो, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स। आपने अगर कोई बुक्स लिखा उसका रॉयल्टी मिलता है, उस पर एक डिडक्शन मिल रहा है। रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी की बुक है, लिटरेसी, या फिर आर्टिस्टिक नेचर की बुक है, या फिर साइंटिफिक नेचर की बुक है। साइंटिफिक नेचर, आपने से प्यार के साइड इफेक्ट वाली बुक लिखी, उस पर कोई रॉयल्टी मिलता, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ द लिटरेसी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की बुक है, ठीक है, उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा ATQQB में। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो सबसे पहले लिखो एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी में लिखो रेजिडेंट इंडिविजुअल। 10 मिनट से ज्यादा ले लू ना तो मुझे बोल देना, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब एक बात समझना, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखिए कितना डिडक्शन आपको मिलेगा। रॉयल्टी मिल रही है आपको किससे? बुक्स पे। बुक्स कौन सी है? लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की। असेसी कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? तो लिखिए जितना आपको एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड जितना हुआ, और मैक्सिमम 3 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर। इज लोअर। तो देखिए क्या बोला मैंने, रेजिडेंट इंडिविजुअल को एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर। लेकिन एलिजिबल रॉयल्टी किसको बोलेंगे? तो देखो एलिजिबल रॉयल्टी, तो एलिजिबल रॉयल्टी में अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिल जाती है, या फिर आपको मतलब पर बुक पे रॉयल्टी मिलती है, तो अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिली, लिखो लिखो लिखो, लमसम रॉयल्टी मिली, तो अमाउंट रिसीव्ड एज रॉयल्टी जो मिला है वो एलिजिबल रॉयल्टी है। लेकिन अगर आपको अदरवाइज मिलता है, अदरवाइज मतलब पर बुक पे वगैरह मिल रहा है, तो उसमें मैक्सिमम 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। ये क्या है अभी समझेंगे आपको। वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। बस हो गया ये सेक्शन कंप्लीट, बस हो गया ये सेक्शन कंप्लीट। रो मतलब बेटा, रो मत। रोगे ना ससुराल जाओगे तब रोगे, या वो आएगी ससुराल तब रोगे, अभी नहीं रोना, हाँ। रो मत बेटा। तो देखो इतना लिख के हुआ। अदरवाइज में क्या लिखा है? मैक्सिमम 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, बस। अब एक बात समझना, इधर देखो सब लोग। गाइस मैं आपको अब 1 मिनट में समझा दूंगा, समझ लेना। इधर देखो, रॉयल्टी फ्रॉम द बुक्स ऑफ द लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की बुक आपने लिखी, उस पर रॉयल्टी मिल रहा है। रेजिडेंट इंडिविजुअल को तो डिडक्शन मिलेगा। एक बात बताओ, रॉयल्टी जो मिला होगा पहले कहां टैक्सेबल करोगे? अदर सोर्सेज में। जैसे मान लो मैंने कोई साइंटिफिक नेचर की बुक लिख ली, वो हार्पिक और आटे को मिला के कैसे, वो ऐसा कोई साइंटिफिक नेचर की बुक लिखी मैंने। अब मैंने कोई साइंटिफिक नेचर की बुक लिखी और मैंने किसी पब्लिशर को दे दिया, उसने पब्लिश कर दी, अब उस पर मुझे रॉयल्टी मिल रही है। तो बाबू मुझे मान लो रॉयल्टी मिली इस साल में 7 लाख रुपए का रॉयल्टी मिला। तो ये 7 लाख का जो रॉयल्टी मिला ना, पहले तो मैं इसको कहां लेके जाऊंगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने टैक्सेबल कर दिया। अब एक चीज समझना, ये 7 लाख की रॉयल्टी पे मुझे डिडक्शन मिलेगा ATQQB में, दैट इज क्वेश्चन बुक, दैट इज बुक का रॉयल्टी ATQQB में। और डिडक्शन कितना मिलेगा कि भाई साहब जितना एलिजिबल रॉयल्टी है वो एलिजिबल रॉयल्टी और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा यहां। अब एक बात समझना, यहां एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या? एलिजिबल रॉयल्टी मतलब कभी कभी क्या होता है, पब्लिशर आपको लमसम रॉयल्टी देता है कि हर साल आपको 7 लाख का रॉयल्टी मिलेगा। तो ये 7 लाख का जो रॉयल्टी मिला है वो मेरा क्या है? एलिजिबल रॉयल्टी है। अगर 7 लाख का रॉयल्टी मिला है वो एलिजिबल रॉयल्टी है, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा बाबू? मुझे डिडक्शन मिलेगा ये 7 लाख और 3 लाख, लोअर कम्स टू 3 लाख, तो 3 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा।
लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है तुमको, आपको रॉयल्टी कभी कभी बुक की वैल्यू पे मिलती है कि बुक इतनी बिकी तो उस बुक पे आपको 10%, 15%, 20%, 25% रॉयल्टी मिलेगी। अब मान लो मुझे क्या हुआ कि मुझे इन्होंने दिया है ये रॉयल्टी 7 लाख दिया है, ये मान लो इन्होंने दिया है दैट इज द, ये 7 लाख जो दिया है ये मान लो 27% ऑफ बुक सोल्ड पे दे रखा है कि आपको जितनी बुक बिकेगी जिस प्राइस पे उसका 27% आपको रॉयल्टी मिलेगा। तो देखो टैक्सेबल करते टाइम तो पूरा 7 लाख करना है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते टाइम तो पूरा 7 लाख टैक्सेबल करना है, लेकिन डिडक्शन लेते टाइम ध्यान रखना, आप डिडक्शन लेते टाइम मैक्सिमम 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ही कंसिडर करोगे इन द एलिजिबल रॉयल्टी। तो एलिजिबल रॉयल्टी है, अब देखो मुझे मिला तो 7 लाख है, बट 7 लाख कैसे मिला है, वो मुझे 27% रॉयल्टी दे रहे हैं, जितनी मेरी बुक बिकेगी उस पर 27% रॉयल्टी दे रहे हैं। तो बेटा ये तो 7 लाख है, ये 27% के लिए है, एलिजिबल रॉयल्टी आपका 15% ही हो सकता है, तो मैक्सिमम 15% हो सकता है। तो क्या होगा, 7 लाख रुपया है, ये 27% के लिए है, तो 15% के लिए कितना होगा, तो 15% के लिए आपका 3,88,888 आ जाएगा। तो यहां पे बेटा देखो 7 लाख का रॉयल्टी मिला है, वो 27% के लिए है, तो 15 के लिए कितना होगा, दैट इज द 3,88,888। तो डिडक्शन लेते टाइम आप एलिजिबल रॉयल्टी लोगे 3,88,888 और 3 लाख लोअर कम्स टू 3 लाख, तो आपको 3 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो ये डिडक्शन मिलेगा रॉयल्टी ऑफ द बुक्स, बुक्स का रॉयल्टी। और बुक्स कौन से नेचर की होनी चाहिए, लिटरेसी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक नेचर की बुक है। रॉयल्टी जितना एलिजिबल रॉयल्टी है, पहले तो रॉयल्टी को टैक्सेबल करो अदर सोर्सेज में, उसके बाद आप डिडक्शन लो, डिडक्शन कितना लेने का है, एलिजिबल रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। और एलिजिबल रॉयल्टी किसको बोलेंगे, अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिला है तो जो मिला है वो एलिजिबल रॉयल्टी है, लेकिन अगर आपको बुक सोल्ड पे मिल रहा है तो 15% ऑफ द बुक सोल्ड से ज्यादा एलिजिबल रॉयल्टी नहीं हो सकता डिडक्शन पर्पस के लिए, तो आपको मैक्सिमम 15% ही लेना है। डन। उसके बाद एक और सेकंड लास्ट सेक्शन करके, और उसके बाद एक लास्ट सेक्शन और आएगी। अब लिखो सेकंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 80 RRB। ये 80 QQB थी, ये 80 RRB। आपको पढ़ लगेगा क्या पढ़ा है सर, ये तो सिंपल है। 80 RRB लिखो, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। आपने अगर कोई पेटेंट डेवलप किया है तो रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, और रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट में लिखो एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी में लिखो रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली, HUF नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ऊपर वाले में भी रेजिडेंट इंडिविजुअली लिखा था, यहां भी रेजिडेंट इंडिविजुअल। लिखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा यहां पे, तो यहां पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो पहला एंड दूसरा, पहला रॉयल्टी रिसीव्ड, आपको जितना रॉयल्टी मिला है, और मैक्सिमम 3 लाख, बस हो गई सेक्शन पूरी। ये मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर, लोअर, बस। तो देखो आपको पेटेंट का रॉयल्टी का डिडक्शन मिलेगा, आपका पेटेंट है, आपने जैसे पेटेंट डेवलप किया, वो पता कोविड की वैक्सीन बनाई थी और कोविड की वैक्सीन का पेटेंट कराया था ना, तो वो पेटेंट का जो रॉयल्टी मिलेगा तो उसमें रॉयल्टी जितना मिला और 3 लाख का डिडक्शन मैक्सिमम, बस इतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक बात समझना, एक नोट लिखिए इसके नीचे, इसके नीचे एक नोट लिखिए, और नोट फॉर सेक्शन 80 QQB एंड RRB, 80 QQB एंड RRB, इन दोनों सेक्शन के लिए नोट लिखना है, दोनों के लिए कॉमन नोट है। लिखो, नोट लिखिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ, लिखिए इसके नीचे लिखिए नोट फॉर बोथ सेक्शन 80 QQB 80 RRB, बस लिखो नोट। इफ रॉयल्टीज अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इफ रॉयल्टी इज अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, if royalties earned from outside India, then deduction is allowed, then deduction is allowed only if such royalty amount, then deduction is allowed only if such royalty amount is brought in India, only if such royalty amount brought in India
brought in India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year. Brought in India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of previous year or time allowed by RBI. Convertible foreign exchange within 6 months from end of the previous year और टाइम अलाउड बाय आरबीआई. अब एक बात बताओ, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय आरबीआई. अब एक बात समझना, ये क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ना बुक लिखी और वो फॉरेन पब्लिशर ने पब्लिश की है, तो उसमें से मान लो वो मुझे रॉयल्टी दे रहा है 5 लाख, बट 5 लाख दिया नहीं, मतलब इनकम 5 लाख रॉयल्टी बोला, लेकिन मैंने इंडिया में, देखो पैसे को इंडिया में लाना पड़ेगा कब तक, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2025, 6 महीना आपका 30 सितंबर 2025, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंडिया में लाना पड़ेगा. तो जितना पैसा इंडिया में लाया ना, उसी पे डिडक्शन मिलेगा. जैसे मान लो मेरा रॉयल्टी 5 लाख था, तो 5 लाख टैक्सेबल पूरा 5 लाख होगा, बट मान लो इंडिया में मैं सिर्फ 2.5 लाख ही ला पाया करके, ठीक है, तो डिडक्शन मुझे सिर्फ 2.5 लाख पे ही मिलेगा. डिडक्शन मुझे 2.5 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया में लाया कितना, 2.5 लाख ना, तो डिडक्शन 2.5 लाख का ही मिलेगा. देखो टैक्सेबल पूरा 5 लाख होगा, तो रॉयल्टी जितना है पूरा टैक्सेबल होगा, बट डिडक्शन उसी रॉयल्टी पे मिलेगा जितना पैसा आपने इंडिया में ला लिया है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय आरबीआई. डन. चलिए अब आप एक काम करिए, फटाफट एक सेक्शन और बची है और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करके, ठीक है, और वो सेक्शन तो आपको पता है, तो लिखिए एक सेक्शन नंबर 80 टीटीए. 80 टीटीए. 80 टीटीए बहुत जगह आया था, पता है तुमको, अपने वो 10,000 का एक इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते थे 80 टीटीए में, तो 80 टीटीए बहुत जगह आया था. तो लिखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक / कोऑपरेटिव बैंक / पोस्ट ऑफिस. अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसका इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट को पहले तो आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करोगे और यहां डिडक्शन मिलेगा. तो एलिजिबल असेसी में लिखो, पहले एलिजिबल असेसी में लिखो दैट इज इंडिविजुअल और एचयूएफ. और डिडक्शन कितना मिलेगा पता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो जितना आपका सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट का अमाउंट है और मैक्सिमम 10,000 रुपया, विच एवर इज लोअर. इंटरेस्ट का अमाउंट जितना आपका है और मैक्सिमम 10,000, विच एवर इज लोअर. इंटरेस्ट अमाउंट और मैक्सिमम 10,000, विच एवर इज लोअर. तो देखो बस हो गया भाई, हो गया, ये खत्म हो गया एकदम चुटकियों में. तो देखो 80 टीटीए, ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, किसके साथ, सेविंग अकाउंट का मतलब बचत खाता, बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, इंडिविजुअल एचयूएफ का है, तो देखो इंटरेस्ट पहले अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो और उसके बाद आपको 10,000 रुपए तक का डिडक्शन है, वो आपको 80 टीटीए में मिलेगा. वो आपको 80 टीटीए में मिलेगा 10,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी. अब मेरा जो है वो मान लो यहां आईसीआईसीआई बैंक के साथ मेरा सेविंग अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला और वो इंटरेस्ट मान लो 20,000 रुपए का मिला. सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 20,000, तो 20,000 को पहले तो कहां ले जाओ, आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो 20,000, क्योंकि इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो आईएफओएस में जाता है, और फिर आप इसमें से 10,000 का डिडक्शन ले लो, तो मेरे को 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80 टीटीए में. लेकिन आपको पता है, अगर थोड़ा याद रहे अदर सोर्सेज, लेकिन वो तो 5,000 साल पहले पढ़ा था, उसमें पता है एक और पॉइंट था कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें 3,500 का एग्जेम्पशन और मिलता था, और ज्वाइंट अकाउंट के केस में 7,000 का.
तो एक बात बताओ, अगर मान लो आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के केस में क्या होता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस का, ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है और यहां मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला तो क्या होगा? तो आपको पता है एक एग्जेम्पशन होती थी, अदर सोर्सेज में पढ़ी थी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट पे 3,500 एग्जेम्प्ट होता था वहां पे। तो अब आपका इंटरेस्ट कितना बचा? 16,500। तो आपके आईएफओएस में टैक्सेबल होगा 16,500 और फिर आप एक काम करो, एटीटीटीए में इस पे और डिडक्शन ले लो 10,000 का। तो देखो, नॉर्मल बैंक के साथ सेविंग बैंक अकाउंट है तो जो इंटरेस्ट आता है 20,000 का पहले आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो, 10,000 का एटीटीटीए में डिडक्शन ले लो। लेकिन अगर मान लो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट अकाउंट के इंटरेस्ट पे पहले तो आप एग्जेम्पशन ले लीजिए 3,500 का, और वो एग्जेम्पशन ले लीजिए और उसके बाद जो बचेगा वो आईएफओएस में जाएगा और उस पे फिर 10,000 आपको एटीटीटीए में डिडक्शन मिल जाएगा। डन डनाडन डन। लास्ट सेक्शन एटीटीटीबी, एक लाइन की सेक्शन है, एक लाइन की, ठीक है। बस इसके बाद अगर मैं कुछ लिखवा दिया ना आपको तो मैं बताऊं मेरे को पाप लग जाए करके, ठीक है। मैं सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊं अगर मैंने कुछ लिखवा दिया, इसके आगे तो नहीं लिखवाऊंगा। एटीटीटीबी लास्ट है। लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक स्लैश पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब बाबू एक सीनियर सिटीजन को यह डिडक्शन मिलता है एटीटीटीबी का, तो लिखिए एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी में लिखो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अब एक बात समझना, इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो इंटरेस्ट अमाउंट जो भी रहेगा डिपॉजिट वगैरह पे, इंटरेस्ट अमाउंट, और मैक्सिमम 50,000 रुपया, मैक्सिमम 50,000 रुपया, विच एवर इज लोअर। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है आपका और मैक्सिमम 50,000, विच एवर इज लोअर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलेगा इंटरेस्ट अमाउंट और मैक्सिमम 50,000, विच एवर इज लोअर। अब एक बात बताना बेटा, एक बात बताऊं, इन दोनों सेक्शन में क्या फर्क है पता है? एटीटीटीए में और एटीटीटीबी में फर्क ये है कि एटीटीटीए में डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ किसी को भी मिलता है, मतलब कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल जाएगा मैक्सिमम 10,000 का सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे। लेकिन गाइस इस सेक्शन में कहीं नहीं लिखा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। यहां पे एफडी का इंटरेस्ट है तो भी मिल जाएगा, आरडी का इंटरेस्ट है तो भी मिलेगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो भी मिलेगा इस सेक्शन में टीटीबी में। लेकिन सिर्फ किसको मिलेगा? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। तो जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है और 50,000 विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शन मिलेगा किसको? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को। ये डिडक्शन जो है ना, ये सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। और भैया कोई भी इंटरेस्ट हो, सेविंग बैंक का, एफडी का, आरडी का, सब मिलता है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर सीनियर सिटीजन 50,000 का डिडक्शन टीटीबी में ले रहा है तो क्या वो टीटीए भी ले सकता है क्या? अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मान लो तुम्हारे दादाजी है, अब दादाजी ने एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, सब पे ये डिडक्शन 50,000 का यहां ले सकते हैं। तो क्या सेविंग बैंक पे 10,000 का डिडक्शन ये भी ले सकते हैं क्या? आंसर इज नो। अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो ये डिडक्शन एटीटीटीबी में ले रहा है 50,000 का, तो बेटा एटीटीटीए में उसको 10,000 वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। लिख लीजिए एक नोट करके, लिख लीजिए नोट। और इसके बाद में अगर मैंने पेन भी चलवा दी ना तो मुझे बोलना कि सर क्या कर दिया आपने। लिखिए नोट और लिखिए डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन is claimed by senior citizen, deduction under this section
is claimed by senior citizen, then deduction under this section is claimed by senior citizen, then he is not eligible for, then he is not eligible for deduction under section 80 TTA. Then he is not eligible for deduction under section 80 TTA. चलो डन. If deduction under this section is claimed under this section, then not eligible for डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA नहीं मिलेगा. डन. बस अब बच्चे या आपका डिडक्शन टॉपिक हो गया कंप्लीट. डिडक्शन टॉपिक हो गया कंप्लीट. भाई कहां से चालू किया था? 80C से चालू किया था. आज कितनी सारी सेक्शन पढ़ी है पता है? C के बाद, D के बाद, E से आज चालू किया था. तो आज कितनी सेक्शन पढ़ी है पता है तुमको? मैंने 80E पढ़ाया, 80EE पढ़ाया, 80EA पढ़ाया, 80EB पढ़ाया. E के बाद आई थिंक 80G लिया था, 80G पढ़ा, 80GG पढ़ा. उसके बाद तुम्हारा क्या पढ़ा था? 80GGG पढ़ा, 80GGB पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी वाला, GGC पढ़ा. उसके बाद में तुम्हारा 80JJAA पढ़ा. उसके बाद में तुम्हारा 80QQB, 80RRB पढ़ा. उसके बाद में 80TTA पढ़ा एंड उसके बाद में आपका 80TTB पढ़ा. इतनी सारी सर सेक्शन आज अपन ने पढ़ी है, ठीक है. और यहीं पे आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है. लेकिन आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने होमवर्क तो दे ही नहीं रहे हो हमको, आपको होमवर्क देना चाहिए था, आप तो होमवर्क तो दे ही नहीं रहे हो करके, ठीक है. तो मैं आपको बताऊं ना, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के जो भी क्वेश्चन 1 मत करना, क्वेश्चन 1 को छोड़ के जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था, 5 कर लिया था, 6 कर लिया था, 7 कर लिया था, 8 कर लिया था, 9 कर लिया था, 10 कर लिया था, 11 कर लिया था, 12 कर लिया था, 13 कर लिया था. इतना तो कर लिया था सर. क्वेश्चन बचे कहां है सर? क्वेश्चन नंबर 14 करके, ठीक है. मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता तुमको होमवर्क देना, पता है, बट पता नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर दिवाली का गृह कार्य दे दो हमको. सर दिवाली का गृह कार्य तो दे ही दो सर, हमको कोई गृह कार्य दे दो दिवाली का. तो दिवाली का गृह कार्य बुक में वो पता है दिया बनाते थे हम छोटे थे तो, और दिया बनाते तो पेज पे लिखते थे दिवाली का गृह कार्य. तो मैंने सोचा मैं दिवाली का गृह कार्य, मैं तो चाहता ही नहीं तुमको गृह कार्य देना, बट अब तुम इतना जब बोल रहे हो, इतना मेरे को बार बार फोर्स कर रहे हो करके, ठीक है, कि सर दे दो क्वेश्चन हमको दे दो सर. तो एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 1 तो करना नहीं, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी करके, ठीक है. तो अभी आपके लिए दिवाली का गृह कार्य में लिख लीजिए, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है. सर बस क्या आप 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हो? नहीं तो बाबू, तुम अगर बोल रहे हो तो मैं 2 क्यों दूं? मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन में 2 ही क्यों होमवर्क में दूं करके, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 16 आप ट्राई करेंगे, 16 आप ट्राई करेंगे, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ना वो मैं अभी क्लास नोट्स में डाल रहा हूं. मैं खुद करके अभी आपके लिए क्लास नोट्स में डाल रहा हूं. आज ही क्लास नोट अपलोड हो जाएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन दे नहीं रखा ना. तो क्वेश्चन नंबर 16 का मैं सॉल्यूशन करके अभी क्लास नोट में आपके लिए डाल रहा हूं करके, ठीक है. तो आपके लिए क्लास नोट में डालूंगा तो वहां आपको मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क ले ही लो करके, ठीक है. तुम ट्राई करना, बट इसका सॉल्यूशन मैं क्लास नोट में डाल रहा हूं तो वहां से आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है. उसके बाद में सर बस इतना ही होमवर्क? सर 2-3 क्वेश्चन लप्पू सर, ये तो सर हम 10 मिनट में कर लेते हैं, हमको कम से कम थोड़ा ज्यादा होमवर्क दे दो ना. तो क्वेश्चन नंबर 17 ले लो करके, ठीक है. 17 होमवर्क में ले लो, 18 तो तुम करके आए हो ऑलरेडी. सर बस इतना ही क्वेश्चन ले, होमवर्क में 19 ले लो फिर करके, ठीक है. 19 ले लो करके, ठीक है. उसके बाद में सर 20, सर 20 में क्या ही है सर, दे ही दो ना, छोटू सा तो क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 20 ले लो करके, 21 ऑलरेडी हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 22 ले लो ना होमवर्क में करके, 22 ले लो करके, ठीक है. 22 ले लो बस. उसके बाद में ज्यादा कहां, 23 ले लो ना, छोटू सा क्वेश्चन है करके, उसमें है ही कुछ नहीं करके, ठीक है. उसमें है ही कुछ नहीं, कुछ होता तो मैं मतलब होमवर्क में देता ही नहीं, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं. और उसके बाद 24, 25, 26, 27, 20 तो सब मैंने करा रखे है. वो तो हम 28 तक ऑलरेडी कर चुके हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन करके. तो इसमें क्वेश्चन है कहां, कुछ दिया ही नहीं होमवर्क सर.
देके भी सर ये होमवर्क देते हैं क्या, इतना सा होमवर्क देते हैं सर, ये तो हम सर आधे घंटे 1 घंटे में उड़ा देंगे सर, 1 घंटे में हम कर लेंगे। आपने होमवर्क देके दिया क्या है सर, कोई ढंग का होमवर्क देते, देखिए सर आप क्या ही होमवर्क दे रहे हो करके, ठीक है, इतना सा होमवर्क देते हैं क्या सर। आपने क्या होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 23 दिया जिसका सॉल्यूशन ये सर, ये हमको पता है सर, एटीसी एटीडी एटीई सर एटीजी इसमें है क्या सर, एटीटीटी भी हमको पता है सर। आप होमवर्क देके दे ही क्या रहे हो सर, होमवर्क के नाम पे, होमवर्क के नाम पे 4 क्वेश्चन देते हो, होमवर्क के नाम पे कुछ ढंग का होमवर्क दो, कम से कम हमको 6 घंटे लगे जैसा वाला, आप होमवर्क ही नहीं दे रहे हो ढंग का। क्वेश्चन नंबर 23 दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 22 आपने दिया, 2 क्वेश्चन दिए आपने, 21 तो हमने पहले ही कर लिया है सर, 21 तो हमने पहले ही कर लिया था सर। उसके बाद आपने क्वेश्चन 20 दिया सर, 20 कोई क्वेश्चन होमवर्क है क्या, एटीसी एटीई और एटीजी बस, ये कोई होमवर्क है सर, सर ये कोई होमवर्क है। आप एक काम करो, मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सब करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सब करना है। अब जाओ घर पे आराम से, अकाउंट पढ़ना है तो पढ़ो, चाय कॉफी पियो करके, ठीक है, आराम करो, एंजॉय करो करके, ठीक है। कल अपन मिलेंगे 10:45 को, कल हम मिलेंगे 10। मैं बताऊं, मेरा मन ही नहीं था होमवर्क देने का, ठीक है, मेरा तो मन ही नहीं था होमवर्क करने देने का। ये तो इन्होंने बोला कि सर आप होमवर्क दे दो, मैं बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था करके होमवर्क देने का, बट तुमने बोला दे दो तो मैंने कहा ले लो करके, ठीक है। सो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। भाई साहब आपको क्या करना है, आपके लिए टेंशन मत लो, नवंबर में मैं आपके लिए टेस्ट पेपर और दूंगा, ठीक है, अलग अलग टेस्ट पेपर बनाऊंगा टॉपिक वाइज, और वो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर आपको अगले महीने में दूंगा करके, ठीक है, जिससे आप जब रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए बस मैंने होमवर्क, पूजा का आज बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे पूजा, पूजा तुम्हारा तुमसा ना कोई दूजा करके, ठीक है। तो सर इतना होमवर्क दिया सर, आपने कहा होमवर्क में 5-6 क्वेश्चन दिए, ऐसा कोई होमवर्क देता है क्या, ये बोलता है हमको तो फाइनल का भी दे ही दो ना करके, ठीक है, जब इतना ही नहीं दे पा रहे हो तो। सर कल डीटी का क्लास है, यस कल डीटी का क्लास है 10:45 से लेके और 1:45, और अपन पढ़ेंगे कल, वो पहला बुक लेके आना, वो 115 बीएससी अब तो पढ़ ही लेते हैं, वहां जगह छोड़ी थी, तो 115 बीएससी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आज घर पे जाके होमवर्क करने का ट्राई करेंगे, ज्यादा नहीं है, एक वो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं क्लास नोट में डाल रहा हूं, बाकी तो सॉल्यूशन दे रखे, कोई डाउट है तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे करके, ठीक है। आपको मैं बताऊं 1 घंटा लगेगा, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा लग जाए ना तो सच बता रहा हूं आप मेरे को बद्दुआ दे देना, 1 घंटे से ज्यादा लग जाए तो मेरे को बद्दुआ दे देना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला तुम्हारा, ठीक है, होमवर्क में। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो एट 10:45। कल अपन वो करेंगे, छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है वो अपन करेंगे कल, ठीक है। चलो बाय, ठीक है बाय। अभी आईडीटी का भी ले लो ना होमवर्क, क्यों आईडीटी का होमवर्क क्यों दे दूं करके, ठीक है। चलो बाय भव्य, बाय। कल 1:45 मतलब 1:45 छोड़ दूंगा, अरे कल मेरे बहुत लेक्चर है, सुबह फाइनल का, फिर आपका, फिर इंग्लिश वाला, तो दिन में 10 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी मेरा है, तो मैं इतना कैसे ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।